चैप्टर नंबर 15 खाद्य संसाधनों में सुधार इम्प्रूवमेंट्स इन फूड रिसोर्सेज। हम सब जानते हैं कि संसार के सभी जीवधारियों को जीने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन से हमें विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा विभिन्न प्रकार के खनिज लवण प्राप्त होते हैं। ये सभी तत्व हमारे विकास, वृद्धि तथा स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। जंतु तथा पौधे हमारे भोजन के मुख्य स्रोत हैं। हमारे मुख्य भोज्य पदार्थ हमारे पशुपालन तथा कृषि से प्राप्त होते हैं। हम समाचार पत्रों में अक्सर पढ़ते हैं कि पशुपालन तथा कृषि के उत्पादन स्तर को बढ़ाने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। यह क्यों आवश्यक है? हम वातावरण उत्पादन स्तर पर ही जीवन निर्वाह क्यों नहीं कर सकते? भारत की जनसंख्या 100 करोड़ 1 बिलियन से भी अधिक है तथा इसमें निरंतर वृद्धि हो रही है। इस बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए बहुत अधिक मात्रा में अन्न की आवश्यकता होगी। इस आवश्यकता की पूर्ति अधिक भूमि पर कृषि करने से ही संभव हो सकती है, परंतु भारत में पहले से ही अत्यधिक भूमि पर गति की जा रही, अतः खेती के लिए और अधिक भूमि उपलब्ध नहीं हो सकती। इसलिए पशुधन तथा फसल के लिए उत्पादन का स्तर बढ़ाना आवश्यक है। अभी तक सफल फसल उत्पादन को बढ़ाने के हमारे प्रयासों को बहुत कम सफलता मिली है। हमने श्वेत क्रांति द्वारा दूध का उत्पादन बढ़ाया तथा हरित क्रांति द्वारा फसलों के उत्पादन में वृद्धि की है और उसका अच्छा भंडारण भी किया है। इन क्रांतिकारी प्रक्रियाओं में हमारी प्राकृतिक संपदाओं का अत्यधिक उपयोग भी हुआ है। इससे हमारी प्राकृतिक संपदा को हानि होने की संभावना बढ़ गई है, जिससे प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने का खतरा भी पैदा हो गया। अतः फसल उत्पादन बढ़ाने के हमारे प्रयास पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने वाले कारकों को बिल्कुल भी क्षति न पहुंचाएं। इसलिए पशुपालन तथा कृषि के लिए संपोषी प्रणालियों को अपनाना बहुत आवश्यक है। केवल फसलों का उत्पादन बढ़ाने तथा उन्हें गोदामों में भंडारित करने से ही भूख तथा कुपोषण संबंधी समस्याएं हल नहीं हो सकती। अनाज खरीदने के लिए लोगों को धन की जरूरत होती है। खाद्य सुरक्षा अन्न उत्पादन तथा उपलब्धता दोनों पर निर्भर होती है। हमारे देश के ज्यादातर लोग अपने तथा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए कृषि पर निर्भर हैं। इसलिए कृषि क्षेत्र में लोगों के आय को बढ़ाकर भूख की समस्या का समाधान किया जा सकता है। कृषि से अधिक उत्पादन पाने के लिए हमें वैज्ञानिक प्रबंधन प्रणालियों का उपयोग करना होगा। संपोषणीय जीवन यापन के लिए हमें मिश्रित खेती, अंतरा फसलीकरण तथा संगठित कृषि जैसी प्रणाली अपनानी चाहिए। उदाहरणतः पशुधन, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, मधुमक्खी पालन के साथ कृषि इत्यादि। अब प्रश्न यह आता है कि हम पशुधन तथा फसल के उत्पादन को कैसे बढ़ा सकते हैं। फसल उत्पादन में उन्नति। ऊर्जा की आवश्यकता के लिए गेहूं, मक्का, चावल, ज्वार तथा बाजरा जैसे अनाजों से हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। विभिन्न दालों से जैसे मटर, चना, मूंग, उड़द, मसूर, अरहर से प्रोटीन प्राप्त होता है और मूंगफली, सोयाबीन, अरंड, तिल, सरसों, सूरजमुखी तथा अलसी जैसे तेल वाले बीजों से हमें आवश्यक वसा प्राप्त होती है। मसाले, फलों तथा सब्जियों से हमें विटामिन तथा खनिज लवण प्राप्त होते हैं, जिनमें कुछ मात्रा में वसा, प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं। जई, वर्सिन अथवा सुडान घास जैसी चारा फसलों का उत्पादन पशुओं के चारे के रूप में किया जाता है। विभिन्न फसलों के समुचित विकास के लिए विभिन्न जलवायु संबंधी परिस्थितियों, तापमान तथा दीप्तिकाल फोटोपीरियड्स की आवश्यकता होती है ताकि वे अपने जीवन चक्र को पूरा कर सके। दीप्तिकाल का संबंध सूर्य प्रकाश के काल से है। पौधों में पुष्पन तथा उनकी वृद्धि सूर्य प्रकाश पर ही निर्भर करते हैं। पौधे सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। कुछ ऐसी ही फसलें हैं जिन्हें हम वर्षा ऋतु में उगाते हैं और जिनका वृद्धि काल जून से आरंभ होकर अक्टूबर मास तक होता है। इन फसलों को खरीफ फसल कहते हैं। कुछ ऐसी फसलें भी हैं जिन्हें हम शीत ऋतु में उगाते हैं और जिनका वृद्धि काल नवंबर से अप्रैल मास तक होता है। इन फसलों को रबी फसल कहते हैं। सोयाबीन, धान, मक्का, अरहर, उड़द तथा मूंग खरीफ की फसलें, जबकि चना, गेहूं, सरसों, मटर तथा अलसी रबी की फसलें। भारत में सन 1952 से लेकर सन 2010 तक की कृषि करने योग्य भूमि में 25% की वृद्धि हुई है, जबकि अन्न की पैदावार 4 गुनी बढ़ी है। पैदावार में इतनी उन्नति कैसे संभव हुई है? यदि हम कृषि में प्रयुक्त प्रणालियों के बारे में थोड़ा सोचें तो हम उन्हें 3 चरणों में बांट सकते हैं। सबसे पहले उचित बीज का चुनाव करना होता है, दूसरा फसल की सही देखभाल तथा तीसरा खेतों में उसी फसल की सुरक्षा करना तथा कटाई के बाद फसल को हानि से बचाना। इस प्रकार फसल उत्पादन सुधारने की प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाली गतिविधियों को निम्न प्रमुख वर्गों में विभाजित किया गया।
फसल की किस्मों में सुधार, फसल उत्पादन प्रबंधन, फसल सुरक्षा प्रबंधन। फसल की किस्मों में सुधार फसलों का अच्छा उत्पादन फसलों की किस्मों के चयन पर निर्भर करता है। फसल की किस्मों या प्रभेदों के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता, उर्वरक के प्रति अनुरूपता, उत्पादन की गुणवत्ता तथा उच्च उत्पादन जैसे उपयोगी गुणों का चयन प्रजनन द्वारा किया जा सकता है। फसल की किस्मों में विभिन्न ऐच्छिक गुणों को संकरण द्वारा डाल सकते हैं। संकरण विधि में विभिन्न आनुवंशिक गुणों वाले पौधों में संकरण करवाया जा सकता है। यह संकरण विभिन्न कृषियों में एक ही जीवनांश की दो विभिन्न स्पीशीज में अथवा विभिन्न जेनरा में भी हो सकता है। फसल सुधार की दूसरी प्रमुख विधि ऐच्छिक गुणों वाले जीन का डालना। इसके फलस्वरूप आनुवंशिक और रूपांतरित फसल प्राप्त होती है। नए तरीकों को अपनाने से पहले यह आवश्यक है कि फसल की किस्म विभिन्न परिस्थितियों में अच्छा उत्पादन दे सके, क्योंकि परिस्थितियां क्षेत्र के अनुसार बदलती रहती हैं। किसानों को अनुकूल परिस्थितियों में अनुकूलित होने वाले अच्छी गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध करवाने चाहिए। कृषि की विभिन्न प्रणालियां तथा फसल उत्पादन मौसम, मिट्टी की गुणवत्ता तथा पानी की उपलब्धता पर निर्भर करते हैं। चूंकि मौसम संबंधी परिस्थितियों का पूर्वानुमान कठिन होता है, अतः ऐसी किस्में अधिक उपयोगी होती है जो विविध जलवायु परिस्थितियों में भी उग सके। इसी प्रकार फसलों की ऐसी किस्में विकसित की गई है जो उच्च लवणीय मिट्टी में भी उग सकती है। किस्मों में सुधार करने के कुछ कारक हैं। उच्च उत्पादन, प्रति एकड़ अधिक फसल का उत्पादन करना। उन्नत किस्में फसल उत्पादन की गुणवत्ता प्रत्येक फसल में भिन्न होती है। तिलहन में तेल की गुणवत्ता, दाल में प्रोटीन की गुणवत्ता और फल तथा सब्जियों का संरक्षण महत्वपूर्ण है। जैविक तथा अजैविक प्रतिरोधकता। जैविक तथा अजैविक परिस्थितियों के कारण फसलों का उत्पादन कम हो सकता है। इन परिस्थितियों को सहन कर सकने वाली फसलें की किस्में उत्पादन को बढ़ा सकती है। परिपक्व काल में परिवर्तन, फसल की बुआई से लेकर कटाई तक कम से कम समय लगना आर्थिक दृष्टि से अच्छा होता है। इससे किसान एक वर्ष में अपने खेत में कई फसलें उगा सकता है। समय कम लगने से फसल उत्पादन में धन भी कम खर्च होता है। उचित परिपक्वण कटाई की प्रक्रिया को आसान बना देता है और कटाई के समय होने वाले फसल की हानि भी कम हो जाती है। व्यापक अनुकूलता वाली किस्मों को विकसित करना विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों में फसलों के उत्पादन को स्थायी बनाने में सहायक सिद्ध होगा। एक ही किस्म की विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की जलवायु में उगाया जा सकता है। ऐच्छिक सस्य वैज्ञानिक गुण, चारे वाली फसलों के लिए सघन तथा लंबी शाखाएं ऐच्छिक गुण होते हैं। अनाज के लिए बौने पौधे उपयुक्त होते हैं ताकि इन फसलों को उगाने के लिए कम यात्रा में पोषकों की आवश्यकता पड़े। इस प्रकार समस्या विज्ञान गुण वाली किस्में अधिक उत्पादन प्रदान करने में सहायक होती है। फसल उत्पादन प्रबंधन। भारत में कृषि अन्य कृषि प्रधान देशों की तरह छोटे छोटे खेतों से लेकर बहुत बड़े फर्मों में की जाती है। इसलिए भिन्न किसानों के पास धन, भूमि, सूचना तथा तकनीकी की उपलब्धता अधिक या कमी होती है। संक्षिप्त में विभिन्न आर्थिक परिस्थितियां किसान द्वारा विभिन्न कृषि प्रणालियों तथा कृषि तकनीकों को अपनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। योगदान, उच्च निवेश तथा फसल उत्पादन में निकट संबंध है। इस प्रकार किसान की आर्थिक स्थिति फसल तंत्र तथा उत्पादन प्रणालियों का निर्धारण करती है। इसलिए उत्पाद प्रणालियां भी विभिन्न प्रकार की होती है। अधिक लागत उत्पादन, अल्प लागत उत्पादन तथा बिना लागत उत्पादन प्रणालियां इनमें मुख्य हैं। पोषक प्रबंधन जैसे मनुष्य को विकास तथा वृद्धि करने और स्वस्थ रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, वैसे ही पौधों की भी वृद्धि करने के लिए विभिन्न पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है। पौधों को ये पोषक पदार्थ हवा, पानी तथा मिट्टी से प्राप्त होते हैं। पौधों की वृद्धि के लिए अनेक पोषक पदार्थ आवश्यक होते हैं। पौधे हवा से ऑक्सीजन तथा कार्बन, पानी से हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन एवं शेष अन्य पोषक पदार्थ मिट्टी से प्राप्त करते हैं। इन पोषकों में से कुछ की अधिक मात्रा चाहिए, इसलिए इन्हें वृत्त पोषक कहा जाता है। शेष पोषकों की मात्रा कम मात्रा में आवश्यकता होने के कारण तो इन्हें सूक्ष्म पोषक कहते हैं। पौधों में इन पोषकों की कमी होने से पौधों की शारीरिक प्रक्रिया सहित जनन, वृद्धि तथा रोगों के प्रति उनकी प्रवृत्ति प्रभावित होती है। अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए मिट्टी में खाद तथा उर्वरकों के रूप में इन पोषकों को मिलाना बहुत आवश्यक है। खाद में बहुत अधिक मात्रा में कार्बनिक पदार्थ होते हैं, लेकिन ये मिट्टी को अल्प मात्रा में पोषक प्रदान करते हैं। खाद पौधों के कचरे के अपघटन तथा जंतुओं के अपशिष्ट पदार्थों से तैयार की जाती है। खाद से मिट्टी को विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व तथा कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। खाद में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता के कारण मिट्टी की संरचना में अनेक सुधार होते हैं। इसी कारण रेतीली मिट्टी की पानी धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है। इसके विपरीत
इसके विपरीत चिकनी मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिक मात्रा पानी को निकालने में सहायता करती है, जिसके कारण पानी इकट्ठा नहीं होता। खाद को बनाने के लिए जैविक कचरे का उपयोग किया जाता है। इसके उपयोग के बाद अत्यधिक मात्रा में उर्वरकों का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं होगी तथा इस प्रकार से पर्यावरण संरक्षण में भी सहयोग मिलेगा। खाद बनाने की प्रक्रिया में उपयोग होने वाले विभिन्न जैव पदार्थों के आधार पर खाद के निम्न वर्गों में बांटा जाता है: कंपोस्ट तथा वर्मी कंपोस्ट। कंपोस्टीकरण प्रक्रिया में पशुओं के गोबर, मलमूत्र आदि जानवरों द्वारा परिपक्व चारे, सब्जी के छिलके एवं कचरा, सीवेज कचरे, घरेलू कचरे, फेंके हुए खरपतवार जैसे कुछ अपशिष्ट पदार्थों को गड्ढे में विघटित करते हैं। कंपोस्ट में पोषक तथा कार्बनिक पदार्थ अत्यधिक मात्रा में होते हैं। केंचुओं द्वारा पौधों तथा जानवरों के अपशिष्ट पदार्थों के शीघ्र निस्तीकरण की प्रक्रिया द्वारा बनाया गया कंपोस्ट वर्मी कंपोस्ट कहलाता है। हरी खाद फसल बोने से पहले खेतों में कुछ पौधे जैसे मूंग, पटसन अथवा ग्वार उगा दिए जाते हैं और बाद में उन पर हल चलाकर उन्हें खेत की मृदा में मिला दिया जाता है। इस सारी प्रक्रिया में ये पौधे हरी खाद में परिवर्तित हो जाते हैं, जो मृदा में फास्फोरस तथा नाइट्रोजन की मात्रा को पूरा करने में सहयोग करते हैं। उर्वरक पौधों को व्यावसायिक रूप से तैयार किए गए पादप पोषकों को उर्वरक कहते हैं। उर्वरक पौधों को पोटेशियम, फास्फोरस तथा नाइट्रोजन प्रदान करते हैं। खेतों में इनके उपयोग से शाखाओं, पत्तियों तथा फूलों में अच्छी वृद्धि होती है, जिससे स्वस्थ पौधों की प्राप्ति होती है। उत्पादन बढ़ाने के लिए भी उर्वरकों का उपयोग किया जाता है, परंतु यह आर्थिक दृष्टि से बहुत महंगे होते हैं। उर्वरकों का उपयोग सावधानीपूर्वक करना चाहिए, अर्थात इसकी खुराक की उचित मात्रा, उचित समय तथा उर्वरक छिड़कने से पहले तथा उसके बाद की सावधानियों को अपनाना चाहिए। उदाहरण स्वरूप कभी कभी अधिक सिंचाई के कारण उर्वरक पानी में बह जाते हैं, जिससे पौधे उनका पूरा अवशोषण नहीं कर पाते। उर्वरकों के पानी में बह जाने से जल प्रदूषण होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि उर्वरक का निरंतर प्रयोग मृदा की उर्वरता को कम करता है, क्योंकि कार्बनिक पदार्थ की दोबारा पूर्ति नहीं हो पाती तथा इससे सूक्ष्म जीवों एवं भूमिगत जीवों के जीवन चक्र में रुकावट आ जाती है। उर्वरकों का हम सही उपयोग करके फसलों का अधिक उत्पादन कम समय में प्राप्त कर सकते हैं, परंतु कुछ समय पश्चात यह मृदा की उर्वरता को नुकसान पहुंचाते हैं, जबकि खाद के प्रयोग के लाभ दीर्घ अवधि। यह खेती करने की वह पद्धति है जिसमें रासायनिक उर्वरक, शाकनाशी, पड़कनाशी आदि का उपयोग कभी बहुत कम या बिल्कुल नहीं होता, उसे कार्बनिक खेती कहते हैं। इस पद्धति में जैविक और कारकों का उपयोग कार्बनिक खाद, कृषि अपशिष्टों, पुआल तथा पशुधन के पुनर्चक्रण तथा जैविक उर्वरक बनाने में किया जाता है। खाद भंडारण की प्रक्रिया में नीम की पत्तियों तथा हल्दी का विशेष रूप से जैव कीटनाशकों के रूप में प्रयोग किया जाता है। कुशल फसलीकरण पद्धति के लिए मिश्रित खेती, अंतरा फसलीकरण तथा फसल चक्र बहुत आवश्यक है। ये फसल तंत्र कीट, पीड़क तथा खरपतवार पर नियंत्रण रखते हैं और विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व भी प्रदान करते हैं। सिंचाई भारत के अधिकतर क्षेत्रों में फसल की उपज समय पर मानसून आने तथा वृद्धि काल में उचित वर्षा होने पर निर्भर करती है। इसलिए कम वर्षा होने पर फसलों का उत्पादन भी घट जाता है। फसल की वृद्धि काल में उचित समय पर सिंचाई करके संभावित फसल उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है। इसलिए अधिक कृषि योग्य भूमि की सिंचाई करने के लिए अनेक उपाय किए जाते हैं, इन्हें भी जानिए। वर्षा की अनियमित अथवा पानी की कमी होने से सूखा पड़ता है। वर्षा पर आधारित फसलों को सूखे से बहुत नुकसान होता है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां पर किसान फसलों के उत्पादन में सिंचाई के साधनों का उपयोग नहीं करते हैं और केवल मानसूनी वर्षा पर ही निर्भर रहते हैं। हल्की मृदाओं की पानी संचरण क्षमता बहुत कम होती है, इसलिए जिन क्षेत्रों की मृदा हल्की होती है वहां पर अधिक सूखा पड़ने के कारण फसलों को बहुत हानि पहुंचाती है। वैज्ञानिकों ने फसलों की कुछ ऐसी किस्में तैयार की है जो सूखे की स्थिति से निपट सकती है। भारत में पानी के अनेक प्रकार के स्रोत तथा विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ऐसी परिस्थितियों में सिंचाई करने की विभिन्न प्रकार की विधियां पानी के स्रोतों की उपलब्धता के आधार पर प्रयोग की जाती हैं। नदियां, कुएं, नहरें तथा तालाब इन स्रोतों के कुछ उदाहरण हैं। कुएं मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं: खुदे हुए कुएं तथा नलकूप। खुदे हुए कुओं द्वारा भूमिगत जल स्तरों में स्थित पानी निकाला जाता है। नलकूपों में पानी कुओं की अपेक्षा गहरे जल स्तरों से निकाला जाता है। इन कुओं से सिंचाई के लिए पानी पंप की सहायता से निकाला जाता है। नहरें सिंचाई का बहुत विस्तृत तथा व्यापक तंत्र है। नहरों में पानी नदियों से आता है। प्रत्येक मुख्य नहर से अनेक शाखाएं निकलती है जो छोटी नहरों में विभाजित होकर खेतों में सिंचाई करती है। नदी जल उठाव प्रणाली जिन क्षेत्रों के जलाशयों में कम पानी होने के कारण नहरों का बहाव अनियमित अथवा पर्याप्त होता है, वहां जल उठाव प्रणाली का प्रयोग अधिक लाभदायक रहता है। नदियों के
खेतों में सिंचाई के लिए नदियों से सीधे ही पानी निकाल दिया जाता है। तालाब व छोटे क्षेत्रों में बहे हुए पानी को एकत्र करने वाले छोटे जलाशय तालाब का रूप ले लेते हैं। कृषि में पानी की उपलब्धि बढ़ाने के लिए निम्न आधुनिक विधियों का उपयोग किया जाता है। वर्षा के पानी का संग्रहण तथा जल विभाजन का उचित प्रबंधन। इसके लिए छोटे बांध बनाना आवश्यक है, जिससे कि भूमि के नीचे जलस्तर बढ़ जाए। ये छोटे छोटे बांध वर्षा के पानी को एकत्र करके बहने से रोकते हैं तथा मृदा अपरदन की मात्रा को कम करते हैं। फसल पटवन। अधिक लाभ कमाने के लिए किसान फसल उगाने के विभिन्न विधियों का उपयोग कर सकते हैं। दो अथवा दो से अधिक फसलों को एक साथ ही एक खेत में उगाना मिश्रित फसल कहलाती है, जैसे कि गेहूं प्लस सरसों, गेहूं प्लस चना अथवा मूंगफली प्लस सूरजमुखी। इससे फसल की हानि होने की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि कुछ फसल खराब हो जाने पर भी फसल उत्पादन की आशा बनी रहती है। दो अथवा दो से अधिक फसलों को एक साथ एक ही खेत में निर्दिष्ट पैटर्न पर उगाना अंतराल फसलीकरण कहलाता है। कुछ पंक्तियों में एक ही प्रकार की फसल तथा अनेक उनके एकांतर में स्थित दूसरी लाइनों में दूसरे प्रकार की फसल उगाई जाती है। उदाहरणतः बाजरा प्लस लोबिया अथवा सोयाबीन प्लस मक्का। हम फसल का चयन इस आधार पर करते हैं कि उनकी पोषक तत्वों की आवश्यकताएं भिन्न भिन्न हो, जिससे पोषकों का अधिकतम उपयोग हो सके। इस क्रिया द्वारा पीड़ा व रोगों को एक ही प्रकार के फसल के सभी पौधों में फैलने से रोक सकते हैं। इस प्रकार दो फसल उगाकर अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। किसी भी खेत में क्रमानुसार अनेक पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार अलग अलग फसल उगाने की क्रिया को फसल चक्र कहते हैं। विभिन्न फसल सम्मिश्रण के लिए फसलों का चयन परिपक्व काल के आधार पर किया जाता है। पहली फसल काटने के बाद कौन सी फसल उगाई जाए, यह नमी तथा सिंचाई की उपलब्धता पर निर्भर करता है। यदि फसल चक्र को सही तरीके से अपनाया जाए तो वर्षा भर में ही 2 अथवा 3 फसलों का अच्छा उत्पादन हो सकता है। फसल सुरक्षा प्रबंधन। खेतों में फसल को कीट खरपतवार पीड़क प्रभावित करते हैं। यदि ठीक समय पर पीड़कों तथा खरपतवार को नियंत्रित नहीं किया जाए तो वे फसलों को बहुत हानि पहुंचाते हैं। कृषि योग्य भूमि में खोखरू, गाजर घास और मोथा जैसे अनावश्यक पौधे होते हैं, जिन्हें खरपतवार कहते हैं। ये खरपतवार भोजन स्थान तथा प्रकाश के लिए खेत में उगाई गई फसल से स्पर्धा करते हैं। खरपतवार पोषक तत्व ग्रहण कर फसलों की वृद्धि को कम कर देते हैं। इसलिए अच्छे उत्पादन के लिए फसल उगाते ही खरपतवार के खेतों में से हटा देना चाहिए। प्राय कीट पीड़क के 3 प्रकार से पौधों को हानि पहुंचाते हैं। मूल, तने तथा पत्तियों को काट कर पौधे विभिन्न भागों से कोशिकीय रस चूसक कर फलों और तनों में छेद करके इस प्रकार ये फसलों को बर्बाद कर देते हैं, जिससे उत्पादन कम हो जाता है। पौधों में रोग कवक, बैक्टीरिया तथा वायरस जैसे रोग कारकों द्वारा फैलते हैं। ये कारक पानी, मिट्टी तथा हवा में हमेशा विद्यमान रहते हैं और इन्हीं माध्यमों के द्वारा पौधों में फैलते हैं। खरपतवार कीट तथा रोगों पर नियंत्रण करने की विधियां। पीड़कनाशी रसायन का उपयोग इनमें से सबसे अधिक प्रचलित विधि है। कीटनाशी, शाकनाशी तथा कवकनाशी इसी विधि के अंतर्गत आते हैं। इन रसायनों को फसल के पौधों पर छिड़का जाता है अथवा मिट्टी और बीज के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है। लेकिन अधिकाधिक उपयोग के कारण अनेक समस्या पैदा हो जाती है, जैसे ये बहुत से जानवरों तथा पौधों के लिए विषैल हो सकते हैं और पर्यावरण को दूषित करने का कारण बन जाते हैं। खरपतवारों को आंतरिक विधि द्वारा ही हटा सकते हैं। निरोधक विधियां जैसे उचित क्यारियां तैयार करना, समय पर फसल उगाना, फसल चक्र तथा अंतरा फसलीकरण खरपतवार को फसल से रोकने में सहायक होती है। पीड़कों को नष्ट करने के लिए प्रतिरोध क्षमता वाली किस्मों का उपयोग तथा ग्रीष्मकाल में हल द्वारा जुताई करने जैसी कुछ निरोधक विधियां हैं। इस विधि में पीड़कों तथा खरपतवार को खेत से नष्ट करने के लिए गर्मी में अपेक्षाकृत अधिक गहराई तक हल चलाया जाता है। अनाज का भंडारण। कृषि उत्पाद का भंडारण में जैविक कारक, कृंतक, कीट, कवक, चिड़चिड़ी तथा जीवाणु के कारण बहुत हानि हो सकती है तथा इन हानि के अजैविक कारक भंडारण के स्थान पर उपयुक्त ताप व नमी की कमी है। ये कारक उत्पाद की गुणवत्ता को नष्ट कर देते हैं, अनुकरण करने की क्षमता तथा वजन कम कर देते हैं, उत्पाद को बंदरगन कर देते हैं। ये सब लक्षण बाजार में उत्पाद के मूल्य को कम कर देते हैं। इन कारकों को नियंत्रित करने के लिए उचित उपचार और भंडारण का प्रबंधन होना चाहिए। निरोधक तथा निरंतर जैसी विधियों का उपयोग भंडारण से पहले किया जाता है। इन विधियों में भंडारण से पहले उत्पाद की नियंत्रित सफाई करना, अच्छी तरह सुखाना तथा धूमक का उपयोग सम्मिलित है, जिसमें कि पीड़क
पीड़क मर जाएं। केराक्राप्टो अनाज या दाल के दानों या बीजों को एकत्रित करे तथा उनकी बुआई और फसल काटने के मौसम को जानकारी भी एकत्रित करे। केराक्राप्टवान किसी पास के बगीचे अथवा खेत में जाए और उसमें पाए जाने वाले खरपतवार, पुष्प या फसल की सूची बनाए। इन पुष्प या फसलों पर अगर कोई कीट पीड़क लगा हो तो उसकी भी सूची बनाए। पशुपालन पशु की उचित प्रबंधन को पशुपालन कहते हैं। इनके अंतर्गत प्रजनन, भोजन देना तथा रोगों पर नियंत्रण करने जैसे बहुत से कार्य आते हैं। जनसंख्या वृद्धि तथा रहन सहन के स्तर में वृद्धि होने के कारण दूध, अंडों तथा मांस के खपत में भी बढ़ोतरी हो रही है। और पशुओं के प्रति मानवीय व्यवहार में आई जागरूकता आने के कारण पशुधन खेती में अनेक नई परेशानियां भी पैदा हो गई है। इसलिए पशुधन उत्पादन को बढ़ाने और उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। पशु कृषि पशुपालन के दो मुख्य उद्देश्य हैं: दूध प्राप्त करने के लिए तथा कृषि कार्य, सिंचाई तथा बोझ डालने, हल चलाने के लिए पशुओं को पालना। भारत में मुख्य रूप से दो प्रकार के दुधारू पशु पाले जाते हैं: गाय भैंस। दूध देने वाले मादाओं को दुधारू पशु कहते हैं। दूध का उत्पादन कुछ सीमा तक पशु के दुग्ध श्रवण के काल पर निर्भर करता है। दुग्ध श्रवण काल का अर्थ है बच्चे के जन्म के बाद दूध उत्पादन का समय काल। इसलिए दुग्ध श्रवण काल के बढ़ने पर दूध उत्पादन भी बढ़ सकता है। लंबे दुग्ध श्रवण काल के लिए जर्सी, बारून, स्विस जैसी विदेशी नस्लों का चुनाव करते हैं। साहिवाल, रडेसिडे जैसी देशी नस्लों में बहुत अधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। यदि देशी और विदेशी दोनों नस्लों में संकरण कराया जाए तो एक ऐसी संतति प्राप्त होगी जिसमें दोनों के गुण होंगे। क्रियाकलाप 3। किसी पशुधन फार्म पर जाकर निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। विभिन्न प्रकार के पशुओं तथा उनकी नस्लों की संख्या, विभिन्न नस्लों से प्रतिदिन प्राप्त दूध, उत्पादन की मात्रा। मानवीय व्यवहार पर आधारित पशुपालन में पशुओं के अच्छे स्वास्थ्य पर निर्भर करती है। स्वच्छ दूध के उत्पादन के लिए गाय तथा भैंस के शरीर की उचित सफाई तथा उचित आवास की आवश्यकता होती है। पशु के शरीर से झड़े हुए बाल तथा धूल को हटाने के लिए नियमित रूप से पशु के शरीर को साफ करना चाहिए। उनका आवास पक्की छत तथा रोशनदार युक्त होना चाहिए। ऐसे आवास उन्हें सर्दी, गर्मी तथा वर्षा से बचाते हैं। आवास का फर्श ढलवा होना चाहिए ताकि वह साफ और सूखे रहे। दूध देने वाले सभी पशुओं, डेयरी पशु की आहार संबंधी आवश्यकता दो प्रकार की होती है। एक प्रकार का वह आहार जो उसके स्वास्थ्य को ठीक ठाक रखे तथा दूसरा वह आहार जो उसके दूध उत्पादन को बढ़ाए। दुग्ध श्रवण काल के समय इस प्रकार का आहार बहुत आवश्यक होता है। पशु आहार में मोटा चारा जो प्राय मुख्यतः रेशे होते हैं, सांद्र जिसमें रेशे कम होते हैं और प्रोटीन तथा अन्य पोषक तत्व अधिक होते हैं आदि सम्मिलित होते हैं। पशु के लिए वह संतुलित आहार आवश्यक होते हैं जिसमें उचित मात्रा में सभी पोषक तत्व हो। ऐसे पोषक तत्वों के अतिरिक्त पशु के आहार में कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व भी मिलाए जाते हैं जो दुधारू पशु के स्वास्थ्य को ठीक रखते हैं तथा दूध उत्पादन को बढ़ाते हैं। पशु के अनेक प्रकार के रोगों से ग्रसित होने के कारण उनकी दूध उत्पादन क्षमता में कमी आ जाती है। इससे उनकी मृत्यु भी हो सकती है। एक स्वस्थ पशु नियमित रूप से खाता है और ठीक ढंग से उठता बैठता है। पशु के शरीर पर बाह्य परजीवी तथा अंत परजीवी दोनों ही होते हैं। बाह्य परजीवी त्वचा पर होते हैं जिनसे पशु को त्वचा रोग हो सकते हैं। अंत परजीवी जैसे कीड़े, अंत तथा आमाशय संक्रमण रोग वायरस तथा बैक्टीरिया के कारण होते हैं। पशु को अनेक जीवाणु तथा विषाणु जनित रोगों से बचाने के लिए टीका लगाया जाता है। कुक्कुट मुर्गी पालन कुक्कुट मांस और अंडों का उत्पादन बढ़ाने के लिए मुर्गी पालन किया जाता है। इसलिए कुक्कुट पालन में मुर्गी की नई उन्नत नस्लें विकसित की जाती है। अंडों के उत्पादन के लिए अंडे देने वाली मुर्गी तथा मांस प्राप्त करने के लिए ब्रोअर को पाला जाता है। विभिन्न गुणों के लिए मुर्गियों की नई किस्में विकसित की जाती है। नई किस्में विकसित करने के लिए एसिल जैसी देशी नस्ल का लेंगहॉर्न जैसी विदेशी नस्लों के साथ संकरण कराया जाता है। चूजों की संख्या तथा गुणवत्ता बढ़ाने के लिए और छोटे कद के बॉयलर माता पिता द्वारा चूजों का व्यावसायिक उत्पादन करने के लिए गर्मी अनुकूलन क्षमता अर्थात उच्च तापमान सहने की क्षमता, मुर्गियों की देखभाल में कम खर्च की आवश्यकता, अंडे देने वाले तथा कृषि के उत्पाद, अंडों तथा ब्रोलर का उत्पादन। ब्रोलर चूजों की उनकी अच्छी वृद्धि दर तथा अच्छी आहार क्षमता के कारण विटामिन से प्रचुर आहार दिए जाते हैं। उनकी मृत्यु दर पर नियंत्रण रखने तथा उनके पंख और मांस की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए बहुत सावधानी बरती जाती है। उनका ब्रोलर के रूप में उत्पादन तथा मांस प्राप्ति के लिए
विपणन किया जाता है। मुर्गी पालन में अच्छे उत्पादन के लिए अच्छी प्रबंध प्रणालियां अपनाना बहुत आवश्यक है। इसके लिए उनके आवास में स्वच्छता तथा उचित ताप का निर्धारण करके कुक्कुट आहार की उच्च गुणवत्ता को बनाए रखा जाता है। इसके साथ साथ इसमें रोगों तथा पीड़कों से बचाव तथा उन पर नियंत्रण करना भी सम्मिलित है। ब्रोलो के आवास, पोषण तथा पर्यावरण संबंधी आवश्यकताएं अंडे देने वाले कुक्कुटों से अलग तरह की होती है। ब्रोलो को आहार में वसा तथा प्रोटीन प्रचुर मात्रा में दिया जाता है, जबकि कुक्कुट के आहार में विटामिन के तथा विटामिन ए की मात्रा में अधिक होती है। कवक, विषाणु, जीवाणु, परजीवी तथा पोषणहीनता के कारण मुर्गियां कई प्रकार के रोगों से ग्रस्त हो सकती है। अतः सफाई तथा स्वच्छता का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए नियमित रूप से रासायनिक रोगनाशक पदार्थों का छिड़काव आवश्यक है। मुर्गियों को संक्रमण रोगों से बचाने के लिए टीके लगवाने चाहिए, जिससे ये महामारी से ग्रसित न हो। ये सावधानियां बरतने से रोग फैलाने की स्थिति में कुक्कुट को न्यूनतम हानि होती है। क्रियाकलाप 4, कुक्कुट पालन केंद्र में जाइए, जहाँ कुक्कुट के विभिन्न नस्लों का अवलोकन कीजिए। उनको दिए जाने वाले भोजन, उनके आवास तथा प्रकाश सुविधाओं को नोट कीजिए। अंडे देने वाली लेयर तथा ब्लोरों की पहचान कीजिए। मत्स्य उत्पादन, मछली उत्पादन। मछली हमारे लिए प्रोटीन का एक मुख्य स्रोत है। मछली उत्पादन में मोलस्क तथा प्रोन जैसी पंख युक्त कवचीय मछलियां सम्मिलित हैं। मछली प्राप्त करने के लिए 2 विधियों का प्रयोग किया जाता है। पहला प्राकृतिक स्रोत, जिसे मछली पकड़ना कहते हैं। दूसरा स्रोत मछली पालन, जिसे मछली संवर्धन कहते हैं। मछलियों के मुख्य जल स्रोत समुद्री जल तथा अलवणीय जल, ताजा जल है। नदियों तथा तालाबों में पाए जाने वाले जल को अलवणीय जल कहते हैं। इसलिए मछली पकड़ने तथा मछली संवर्धन जैसी प्रक्रिया समुद्र तथा ताजे फल के पारिस्थितिक तंत्रों में की जा सकती है। समुद्री मत्स्यिकी भारत के समुद्री मछली संसाधन क्षेत्र 7500 किलोमीटर लंबे समुद्री तट तथा इसके अतिरिक्त समुद्र की गहराई में स्थित है। सबसे अधिक उपयोग में लाई जाने वाली समुद्री मछलियां पॉफ्रेट, टूना, मैकल समुद्री मछली को पकड़ने के लिए विभिन्न प्रकार के जालों का उपयोग किया जाता है। सैटेलाइट तथा प्रतिध्वनि गंभीर तापी की सहायता से समुद्र की गहराई में मछलियों की बड़े भंडारों का पता लगाया जा सकता है तथा इन सूचनाओं का उपयोग करके मछली उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है। आर्थिक महत्व वाली कुछ समुद्री मछली का संवर्धन समुद्री जल में ही किया जाता है। इनमें भेटकी, मुलुट तथा पर्ल स्पॉट पंखयुक्त मछलियां, कवची मछलियां जैसे झींगा, ओस्टर तथा मसल तथा एवं साथ ही समुद्री खरपतवार प्रमुख है। ओस्टर मछली का संवर्धन मोती प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है। आने वाले समय में समुद्री मछलियों का भंडार कम होने की स्थिति में संवर्धन द्वारा इन मछलियों की पूर्ति की जा सकती है। इन प्रणाली को मेरीकल्चर कहते हैं। अंतःस्थली मत्स्यिकी ताजे जल के मुख्य स्रोत नदियां, तालाब, नाले तथा पोखर है। खारे जल के लेगुन तथा नदी मुख जैसे संसाधन भी जहां ताजा जल तथा समुद्री जल मिश्रित होते हैं। महत्वपूर्ण मत्स्य भंडारण है। जब स्थलीय स्रोतों में मछली पालन किया जाता है तो उत्पादन बहुत कम होता है। ऐसे स्रोतों से अधिकांश मछली उत्पादन जल संवर्धन द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। कई बार धान की फसल के साथ भी मछली संवर्धन किया जाता है। अधिक मछली संवर्धन मिश्रित मछली संवर्धन प्रक्रिया द्वारा किया जा सकता है। संवर्धन की इस प्रक्रिया में देशी तथा विदेशों से आयातित मछलियों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया में एक ही तालाब में 6 या 7 प्रकार की मछलियों का प्रयोग किया जाता है। इनमें ऐसी मछलियों को शामिल किया जाता है जिनके आहार विभिन्न हो अथवा उनमें आहार के लिए किसी प्रकार की कोई प्रतिस्पर्धा न हो। इसके फलस्वरूप इस प्रक्रिया में तालाब के प्रत्येक भाग में उपलब्ध आहार का प्रयोग हो जाता है। जैसे कटला प्रजाति की मछली जल की सतह से अपना भोजन प्राप्त करती है, जबकि रोही मछली तालाब के मध्य क्षेत्र से भोजन ग्रहण करती है। मुर्गुर तथा कॉमन कार्प मछलियां तालाब की तलों से अपना भोजन प्राप्त करती है। ग्रास कार्प मछली खरपतवार खाती है। इस प्रकार ये सभी मछलियां एक साथ रहते हुए भी बिना किसी स्पर्धा के अपना भोजन प्राप्त करती है। इससे तालाब से मछलियां का अधिक उत्पादन होता है। मिश्रित मछली संवर्धन की प्रक्रिया
संवर्धन की प्रक्रिया में सबसे बड़ी समस्या है कि इनमें से अधिकतम मछलियां केवल वर्षा ऋतु में ही जनन करती हैं। यह समस्या इतनी गंभीर है कि यदि मत्स्य डिंभ देशी नस्लों से भी लिया जाए तो ये अन्य स्पीशीज के डिंभों के साथ मिल सकते हैं। अतः मछली संवर्धन की प्रक्रिया के लिए अच्छी नस्ल वाले डिंभों का उपलब्ध न होना आजकल एक गंभीर समस्या बना हुआ है। इस समस्या से निपटने के लिए कुछ ऐसी नई विधियां खोजी जा रही है जिनमें हार्मोन के उपयोग द्वारा तालाब में ही इन मछलियों का संवर्धन किया जा सके। इससे आवश्यकता अनुसार शुद्ध मछली के डिंभ प्राप्त होते रहेंगे। मधुमक्खी पालन मधु या शहद के सर्वत्र उपयोग के कारण मधुमक्खी पालन का उद्यम एक कृषि उद्योग बन गया है। मधुमक्खी पालन में बहुत ही कम पूंजी निवेश करनी पड़ती है, इसलिए किसान इसे आमदनी का अतिरिक्त साधन समझते हैं। इसमें शहद के साथ साथ मधुमक्खी के छत्तों से मोम भी प्राप्त होता है। मोम का उपयोग विभिन्न प्रकार की औषधि में किया जाता है। व्यावसायिक स्तर पर मधु उत्पादन के लिए एपिस सेरना इंडिका सामान्य भारतीय मक्खी एपिस डोरसेटा एपिस का प्रयोग करते हैं। एपिस मेलिफेरा नामक एक इटली मक्खी का प्रयोग मधु के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किया जाता है। अतः व्यावसायिक स्तर पर मधु उत्पादन में इस मक्खी का प्राय उपयोग किया जाता है। इटली मक्खी अधिक मात्रा में मधु एकत्र करने में असक्षम होती है। वे डंक भी कम मारती है। वे निर्धारित छत में लंबे समय तक रहती है और प्रजनन में बहुत तीव्रता से करती है। व्यावसायिक स्तर पर मधु उत्पादन करने के लिए मधु वाटिका अथवा मधुमक्खी फार्म बनाए गए हैं। मधु की गुणवत्ता अथवा कीमत मधुमक्खियों के चारागाह अर्थात उनके द्वारा मधु एकत्र करने के लिए उपलब्धता फूलों पर निर्भर करती है। मधुमक्खियां विभिन्न प्रकार के फूलों के मकर तथा पराग एकत्र करती है। चारागाह की पर्याप्त उपलब्धता के साथ साथ फूलों की किस्में भी मधु के स्वाद को निर्धारित करती है।